हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है क्या इफ़ एंड और को और थोड़ा डिटेल में। ठीक है ना। और कहाँ पे कब कैसे यूज़ करना है। इफ़ अगर यूज़ हो रहा है तो इफ़ यूज़ करना है, एंड यूज़ हो रहा है तो एंड यूज़ करना है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करना होगा आपको, इफ़ एंड और नॉट कहाँ पे कब क्या चलाना है ये आपको खुद डिसाइड करना है। तो इसको करने से पहले जो लास्ट डे में हम लोग फिफ्थ एग्जाम्पल कर रहे थे और उसको मैंने होमवर्क दिया था, मीन्स आपको दिया था कि आप खुद से करो इसे। मैंने उल्टा पुल्टा कमांड चलाने की कोशिश किया था बट हुआ नहीं था। ओके, तो इसमें क्या बेसिकली चलना था, एच आर ए विल बी 12%। यहाँ देखो दे रखा है, यहाँ पे एम्प्लॉई है, लोकेशन है, डिपार्टमेंट है, बेसिक है। इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो बेसिक्स दे रखा है। अब यहाँ पे एच आर ए कह रहा है 12% होगा, 12% ऑफ द बेसिक होगा। हुज बेसिक बिटवीन इज 7,000 टू 9,000। नाउ विच कमांड, मैंने कई कमांड चलाने की कोशिश किया था बट नहीं एग्जैक्टली यहाँ पे कौन सा कमांड चलेगा। सिंपल सा इफ़ कमांड चलाना था, इफ़ के साथ एंड लगाना था। एंड एंड क्या है, अब देखो कहता है कि ये जो बेसिक है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए कितने के, 7,000। 7,000 से ऊपर होना चाहिए, है ना। बिटवीन 7,000 टू 8,000 ना। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हम इक्वल भी लगा सकते हैं। 7,000 से लेकर के 7,000 भी शामिल कर लो। 7,000 या ग्रेटर देन ही ले लो। 7,000 एंड दूसरा फिर कॉमा लगा के फिर एक और लगाइए कि अगर यही सेल लेस देन हो कितने के, 9,000 के। अभी हमारा कंडीशन कंप्लीट हो गया। तो मैंने देखो दो, ये जो सेल है ये 7,000 से ऊपर होना चाहिए और 9,000 से कम होना चाहिए, दोनों फंक्शन लग गया। फिर कॉमा देन क्या होगा, तो इसका कितना देंगे हम लोग, 12% देंगे। ठीक है ना। अदरवाइज एच आर एस सीधे 20%, इससे तो 12% का है ना, और तो कुछ कहा नहीं है। अदरवाइज जीरो देंगे हम लोग, इनको नहीं मिलेगा एच आर ए। ओके, बाकी यहाँ से हम लोग ड्रैग कर लेते हैं, कंट्रोल डी। क्लियर हो गया सबको, ठीक है ना। तो सिर्फ उन्हीं को 12% एच आर ए मिला जिनका 7,000 टू 9,000 के बीच में सैलरी है। ओके, सो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब आते हैं डे 10 पे, इसको बेसिकली कवर करते हैं। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कौन सा कमांड लगाना है ये आपको खुद से डिसाइड करना है। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, सबसे पहले एम्प्लॉय कोड नेम, डेजिग्नेशन, बेसिक, अदर अलाउंसेस, नेट सैलरी। अब यह क्वेश्चन दे रखा है डेजिग्नेशन विल बी डिपेंड ऑन द मेंशन्ड क्राइटेरिया। अगर बेसिक सैलरी मोर देन 25,000 है तो समझ जाओ मैनेजर है। और अगर उसका मोर देन इक्वल टू अगर 18,000 है देन एग्जीक्यूटिव होगा। और अगर उससे भी कम होगा तो समझ जाना वो ट्रेनी है। तो डेजिग्नेशन कुछ इस बेसिस पे देना है, यानी कि बेसिक के बेसिस पे। तो इक्वल टू इफ़, यहाँ पे सिंपल सा इफ़ चलाइए, आपको पता है यहाँ पे कोई एंड और नॉट की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ की वैल्यू, इफ़ लॉजिक दीजिए, अगर यहाँ की वैल्यू ग्रेटर देन हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 25,000 की, तो क्या होगा, तो जाहिर बात है वो मैनेजर होगा। सही है। फिर कॉमा करके अदरवाइज मत दीजिए, क्योंकि एक और इफ़ चलाइए, मल्टीपल इफ़ चलाना पड़ेगा। अगर यही बेसिक इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18,000 है तो क्या होगा, एग्जीक्यूटिव होगा। ठीक है ना। अदरवाइज आप चला दीजिए, ट्रेनिंग होगा। इसको भी डबल यूनिट कॉमा में। तो देखिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगा अब आप लोग को, और अपने दिमाग से आपको चलाना है। यहाँ पे क्या फंक्शन लगेगा ये आपको डिसाइड करना है। कंट्रोल डी। ओके, सो ये हो गया आपका डेजिग्नेशन आ गया। देख रहे हो 18,000 से ऊपर है तो एग्जीक्यूटिव हुआ, 25,000 से ऊपर है तो मैनेजर हुआ, 18,000 से कम है तो ट्रेनिंग हो गया, 25,000 से ऊपर तो मैनेजर। अदर अलाउंसेस की बात करते हैं। नाउ अदर अलाउंसेस के लिए देखो क्या क्वेश्चन में दे रखा है। अदर अलाउंसेस 12% फॉर मैनेजर एंड 10% फॉर अदर्स ऑन बेसिक। तो यहाँ पे क्लियरली बोल रखा है कि अदर अलाउंसेस 12% होगा मैनेजर के लिए और बाकी सब के लिए 10% होगा। तो इस बार हम लोग इस डेजिग्नेशन पे जाएंगे, तो इक्वल टू इफ़, यहाँ पे भी सिंपल सा फंक्शन है। अगर ये वैल्यू है ना इक्वल टू हो किसके,
मैनेजर के, तो क्या होगा, तो बेसिक का कितना मल्टीप्लाई बाई 12% होगा अलाउंसेस, है ना। अदरवाइज सीधे लगा दीजिए, इसका कितना होगा 10% होगा। तो याद होगा सिंपल इफ चलाना है, तो सिंपल इफ हमने चला के हमने अदर अलाउंसेस कैलकुलेट कर लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट अब देखिए बात करते हैं किसकी, नेट सैलरी की। नाउ व्हाट इज़ नेट सैलरी। अगर हम नेट सैलरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बेसिक प्लस अदर अलाउंसेस, और तो कुछ है नहीं। यहाँ तो सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसके लिए कोई इफ़ मत चलाइएगा, जबरदस्ती हर जगह इफ़ नहीं चलाना है, कॉमन सेंस लगाइए कहाँ पे क्या फंक्शन लगाना है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, एग्जाम्पल नंबर 7 में एम्प्लॉय नेम है, सिटी है, बेसिक है, डी एच आर है, सब दे रखा है। जी टी आई कह रहा है निकाल लो, फिर कह रहा है क्या, जी टी आई मतलब ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक। फिर इसके बाद कह रहा है डिडक्शंस, इनकम टैक्स, टैक्स, फिर नेट इनकम निकालिए। चलिए ठीक है, अब नीचे सारा का सारा क्वेश्चन दे रखा है, किस क्वेश्चन के बेसिस पे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ओके, अब सही है। नाउ डी ए के बारे में जरा देखिए, डी ए विल बी 35% फॉर कोलकाता सिटी एंड 30% फॉर अदर सिटी। तो बहुत सिंपल इफ है, यानी एक बार इफ चलाना होगा, इफ अगर इक्वल, इफ अगर सिटी इक्वल टू क्या है, कोलकाता के है, ठीक है, कोलकाता, तो क्या हो जाएगा, तो बेसिक का कितना परसेंट होगा, 35% डी ए होगा। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज इसका कितना होगा, 30% होगा, 30%। ये सिंपल इफ चला दिया हमने, और यहाँ पे कंट्रोल डी लगा दीजिए। अब हम लोग बात करेंगे ग्रॉस टोटल इनकम की। तो ग्रॉस टोटल इनकम आपको पता है, तीनों को जोड़ना होगा तभी ग्रॉस टोटल इनकम आएगी। ओके, यहाँ पे देखिए ग्रॉस टोटल इनकम भी आ गई। अब डिडक्शंस की बात कर रही है, तो डिडक्शंस के लिए देखो यहाँ कह रहा है कैलकुलेट डिडक्शंस 50% ऑफ बेसिक और एच आर ए विच एवर इज लेस, जो दोनों में से कम होगा। इफ़ यहाँ पे चलेगा, अब यहाँ देखो बेसिक और एच आर ए है ना, बेसिक यहाँ देखो दे रखा है और एच आर ए दे रखा है, जो दोनों में से कम होगा उसका आधा, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे क्या, इक्वल मैंने नहीं लगाया, इक्वल टू इफ, ठीक है ना। यहाँ पे लगाएंगे इफ ये, यानी कि बेसिक सैलरी इज ग्रेटर देन, ठीक है ना, किससे, एच आर ए से, देन क्या होगा, बात जरा समझना। अगर ये ज़्यादा हो, अच्छा लेस देन लगाना, सॉरी, अगर लेस देन हो किसके, एच आर ए के, तो क्या होगा, इसका 50%, ठीक है ना। अगर बेसिक कम होगा तो बेसिक का 50% होना चाहिए, अदरवाइज इसका 50% होना चाहिए। तो ये सिंपल इफ ये भी चला, है ना। आप देख रहे हो कि मैं लास्ट में ब्रैकेट नहीं क्लोज कर रहा हूँ, तो मैं एक्सेल के भरोसे छोड़ दे रहा हूँ, एक्सेल तो लगा ही लेगा। अब टैक्सेबल इनकम निकालते हैं, तो टैक्सेबल इनकम में ग्रॉस टोटल इनकम में से माइनस हो जाएगा डिडक्शन, यहाँ लिखा भी है फॉर्मूला, बाकी हम लोग को नॉर्मली हम लोग को पता भी है, ऐसे ही होगा। नॉन टैक्स की बात करते हैं, टैक्स कैसे निकालना है। तो टैक्स के लिए नीचे स्लैब रेट दे रखा है, और आप लोगों को पता होगा मैं स्लैब रेट ये वाला यूज़ नहीं करने वाला। मैं ये स्लैब रेट यूज़ नहीं करने वाला, सब लोग को पता है, क्योंकि हम लोग जो लेटेस्ट स्लैब रेट यूज़ करने जा रहे हैं दैट इज़ 2,50,000, ठीक है। तो ज़ीरो रहेगा, और 2,50,000 वन से लेकर के, ओके, 10%, 10% की जगह आपको पता है कितना हो चुका है, 5% लगता है, ओके। और 5 लाख टू 10 लाख कितना होता है, 20%, अदरवाइज 30%। क्लियर, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ओके, सो चलिए इसको लगाते हैं हम लोग स्लैब रेट। इक्वल टू इफ, सिंपल इफ चलाएंगे, है ना। अगर ये वैल्यू, ठीक है, लेस देन 2,50,000 है, 2,50,000 से कम है,
तो क्या होगा, तब ज़ीरो, कोई टैक्स नहीं रहेगा। बात समझ रहे? फिर कॉमा इफ़ अगेन चलाइए, अगर ये वैल्यू कितने से कम है, लेस देन 5 लाख है। अब यहाँ से लेस देन के 5 लाख से कम है तो क्या होगा, तो सिंपल सा इसमें से माइनस हो जाएगा 2,50,000, क्योंकि उस पर तो टैक्स लगाना नहीं है, पहले 2,50,000 पे माइनस करने के बाद जो बचता है उसके ऊपर कितना लगा दीजिएगा, 5% लगा दीजिएगा। फिर कॉमा फिर इफ चलाइए, अगर ये वैल्यू लेस देन 10 लाख है तो ठीक है, तो क्या होगा, सब लोग को पता है पहले 2.5 लाख पे तो नील है, तो इसलिए मैं देखो ऐसे ज़ीरो लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। पहले 2.5 लाख पे ज़ीरो लगेगा क्योंकि आपका तो 10 लाख से कम है ना, लेकिन 5 लाख से तो ऊपर होगा। और नेक्स्ट 2.5 लाख पे कितना होगा, 12,500। कैसे 12,500 आया सर, ऐसे कैसे बता दिया आप? अरे भाई सिंपल सी बात है, 2.5 लाख तक नील हो गया, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% निकालोगे, 10% होता है 2.5 लाख का 25,000 रुपये, आधा कर लो ना 12,500 प्लस। अब क्या होगा, अब ब्रैकेट ओपन करना, इसमें से माइनस हो जाएगा कितना, 5 लाख, जो डिफरेंस वैल्यू आएगी उसके ऊपर लगेगा कितना, 20%। अब इफ़ दोबारा अब आगे मत चलाइए क्योंकि हमारे पास 5 कंडीशन है, 4 कंडीशन है, 3 ही बार इफ चलाना है, अदरवाइज़ अब सीधे दीजिए। अदरवाइज़ क्या होगा, टैक्स आपको पता है, शुरू के 2.5 लाख पे ज़ीरो प्लस 12,500 प्लस 1 लाख रुपए। सर ये कैसे लिखे आप? अरे भाई बहुत सिंपल सी बात है, आपका 10 लाख से ऊपर, अदरवाइज मतलब 10 लाख से ऊपर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो शुरू के 2.5 भाई 10 लाख से ऊपर भी जिसकी इनकम होगी, शुरू के 2.5 लाख पे नील प्लस 12,500 रुपये 5 लाख तक की, फिर 5 लाख से 10 लाख के बीच में कितना हो जाएगा, 5 लाख पे 20%, 1 लाख रुपये होता है प्लस। अब आप समझ गए होंगे, अब क्या होगा, इसमें से माइनस कर दो कितना, 10 लाख, ठीक है ना। अब जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर कितना चार्ज कर दो, 30%। क्लियर हो गया? अब ब्रैकेट क्लोज करो ना करो, इतना एक्सेल कर लेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ी आ रही है, क्या गड़बड़ आ रहा है, यहाँ पे एक, हाँ यहाँ पे बस देखो, यहाँ पे हमने क्या किया था, माइनस आ रहा, माइनस थोड़ी ना आना चाहिए। लेस देन 2,50,000 है, सही है, लेस देन 5 लाख है, ग्रेटर देन 2,50,000 कर सकते हो ना, यहाँ पे ग्रेटर देन कर लो, अगर 2,50,000 से अधिक है, वैसे वो भी फॉर्मूला तो हम लोग सही लगाते हैं। यहाँ पे 2,50,000 से ज़ीरो होगा, इफ़ अगर ये वैल्यू लेस देन 5 लाख की होगी, देन P3 माइनस 2,50,000 पे मल्टीप्लाई बाई 5%, सही तो है। नहीं 2,50,000, अच्छा नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू से नहीं मतलब है, इफ़ P3 इज़ लेस देन, यहाँ गड़बड़ कर दिया मैंने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना 5 लाख था ना, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है, कैसे हो गई मुझे नहीं ध्यान दिया, लग रहा है आप लोग को नहीं ध्यान दिया, क्योंकि अगर 5 लाख की बात यहाँ पे 10 लाख होनी चाहिए ना, पे गलती से मैंने 1 लाख, 1 ज़ीरो मैंने कम किया, ठीक है, तो 1 ज़ीरो आप बढ़ा दो बस, अब सही है। अब देखो सब सही आ रहा है, फॉर्मूला कहीं गड़बड़ रही था, बस 1 ज़ीरो हम लोगों ने कम टाइप किया था। टैक्स अमाउंट आ गया, हम नेट इनकम जरा निकालते हैं, नेट इनकम देखते हैं हम लोग, नेट इनकम क्या होगा, सब लोगों को पता है, ये टैक्सेबल इनकम में से माइनस कर लो क्या, टैक्स अमाउंट। ओके, तो आपके हाथ में जो बचा है इन हैंड इनकम आपके पास इतनी रही, कंट्रोल डी, समझ गए? तो ये हो गया आपका फाइनल नेट इनकम। तो ये 7वां एग्जाम्पल भी मेरे ख्याल समझ में आ गया सब लोग को। अब देखते हैं 8वें में क्या है। यहाँ सेल्समैन लोकेशन है, अप्रैल मंथ, मई मंथ, जून मंथ दे रखा है और कह रहा है कमीशन चार्ज करो, और कमीशन के लिए कितनी प्यारी बात का है, देखिए, कैलकुलेट कमीशन 5% ऑन टोटल सेल इफ़ टोटल सेल इज़ मोर देन 2,50,000। अब टोटल सेल तो तब निकलेगा ना जब तीनों का जोड़ेंगे, तीनों को टोटल करेंगे, अगर तीनों का टोटल 2.5 लाख से ऊपर आता है ना, तो 2% हम टोटल सेल का देंगे कमीशन,
इफ टोटल सेल इज 2 लाख टू, अरे सॉरी गलत मैंने बोल दिया, 5% देंगे 2.5 लाख से अगर ऊपर होता है तो, 2% देंगे अगर 2 लाख से 2,50,000 के बीच में होता है तो, और 2 लाख से भी कम सेल कर रहे हो तो 1 रुपया नहीं देंगे। सैलरी किस बात की दे रहे हैं, बस सैलरी से काम चला, कमीशन नहीं मिल पाएगा। चल तो यहाँ पे देखते हैं इक्वल टू इफ, सिंपल इफ चलाइए, इफ अब यहाँ पे सम भी चला लीजिए। अगर इन तीनों का टोटल है ना इज ग्रेटर देन, यहाँ पे इसके पहले फिर से देखिए, नहीं, इक्वल टू इफ, पहले इफ चलाया फिर ब्रैकेट ओपन किया, लॉजिक टेस्ट देना, लॉजिक टेस्ट मेरे को क्या देना है, इन तीनों का टोटल अगर ज़्यादा हो 2.5 लाख से तो मुझे सम यहाँ पे चलाना ही पड़ेगा। अब फिर सम के लिए फिर ना ब्रैकेट ओपन होगा, इन तीनों का टोटल हो गया ना, अब ब्रैकेट क्लोज करो, सम हो गया, इन तीनों का सम हो गया, सम नहीं देखना है, सम इज ग्रेटर देन 2,50,000, देन क्या होगा, देन टोटल सेल का 5%, तो फिर टोटल सेल का बताना पड़ेगा, तो टोटल सेल का, यही ना टोटल सेल है, टोटल सेल का कितना मल्टीप्लाई बाई 5%, कॉमा, फिर इफ चलाइए, ठीक है, फिर बताइए सम, सम ऑफ इन तीनों का अगर ग्रेटर देन है 2 लाख के, ये ना कह रहा है, तो क्या होगा, तो सम ऑफ इन तीनों का ब्रेक क्लोज मल्टीप्लाई भी कितना परसेंट, 2%, अदरवाइज नहीं लेके तो जीरो से दे लगा दीजिए, हो गया, ये रहा कमीशन। क्लियर, तो कमीशन भी बहुत इजी था, कोई इतना टफ था नहीं, इजी लग गया। इफ कमांड बस लगाए, जरूरी नहीं है कि हर जगह एंड और नॉट लगाना है, आपका दिमाग अगर इफ से ही काम चल जा रहा है तो इफ लगा के किनारे करिए, हाँ जहाँ कम पड़ेगा 2 लॉजिक होगी तब तो आपको पता है एंड या और लगाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अब ये डेट्स का थोड़ा पंगा कर रहा है। अब डेट्स में देखो क्या है, ये कस्टमर है सचिन राहुल जहीर, अब इसके बाद बिल डेट है, ये बिल डेट है उनकी, अब ये है ड्यू अमाउंट, ठीक है ना, ये ड्यू अमाउंट है, जो इन्होंने पैसा नहीं दिया, इस तारीख को बिल बना था, इनको हमने ड्यू डेट दिया 15 अगस्त तो हमने कहा चलो ठीक है 31 दिसंबर तक तुम पेमेंट कर दो, काफ़ी लंबा समय दे रहे हैं, है ना। अब कह रहा है क्या, अब हमें क्या करना है, नेट अमाउंट पेबल, अब उसको बताना है कितना अमाउंट एग्जैक्टली तुम्हें देना पड़ेगा फर्स्ट ड्यू डेट, ये फर्स्ट ड्यू डेट ये लिखा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर इन दोनों के बीच का गैप है ना, जिस दिन बिल बना था और जिस दिन ड्यू डेट होती है उन दोनों के बीच में, हाँ, कैलकुलेट नेट अमाउंट पेबल एट वन फर्स्ट ड्यू डेट है, इफ ड्यू डेट इज विद इन 180 डेज फ्रॉम द बिल डेट देन नेट अमाउंट विल बी ड्यू अमाउंट, 180 दिन से काम अगर है ना तो जितना ड्यू अमाउंट है उतना ही हम लेंगे सामने वाले से, अदरवाइज ड्यू अमाउंट में हम 10% ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे भी तो सिंपल इफ चला सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ऐसे कि फर्स्ट ड्यू डेट माइनस डेट निकालो, अपने आप बता देता है 138, तो सीधा सीधा रिजल्ट तो दे ही रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही मतलब देखने के लिए बस आपको पता है सिर्फ इसी को 10% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, इक्वल टू इफ, है ना, इफ, अब यहाँ पे देखो डिफरेंस निकालो, एक और ब्रैकेट ओपन कर लेना, इसमें माइनस इसको करना, ये जो वैल्यू है इज ग्रेटर देन 180 डेज के, 180 से अधिक है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे इक्वल टू कर लो 180 दिन या 180 दिन से अधिक हो, बात समझे, तो क्या होगा, तो इसका मल्टीप्लाई बाई 110%, क्यों 110 किया सर आपने, अरे भाई इसमें 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना, मैं सीधे 110 लिखा, या तो मैं लिखता 42,300 को सिलेक्ट करता ये प्लस 42,300 का 10%, तो मैंने सीधे 110% कर दिया, कॉमा, अदरवाइज क्या होगा, जो ड्यू अमाउंट होगा सेम देना होगा, ठीक है। देखो इन लोगों को नहीं देना पड़ा, कंट्रोल डी, बस लास्ट वाले को एक्स्ट्रा देना पड़ा, ठीक है ना, इसी को 10% एक्स्ट्रा। अब सेम इसी तरह से कंडीशन कह रहा है कि नेट अमाउंट पेबल सेकेंड ड्यू डेट में जो क्या दे रखा है, कैलकुलेट नेट अमाउंट पेबल सेकेंड ड्यू डेट अगर 240 दिन से अधिक होगा तो
from the bill date, then net amount will be net amount payable at first due date, otherwise net amount payable at first due date plus क्या है, हाँ 10% ऑफ ड्यू अमाउंट। क्लियर हो गया? एक बार फिर से समझो यहाँ पे क्या कह रहा है। कैलकुलेट नेट अमाउंट पेबल, पेबल होगा क्या एट सेकेंड ड्यू डेट इफ ड्यू डेट इज विद इन 240 डेज, 240 दिन से पहले, फ्रॉम द बिल डेट, है ना। देन नेट अमाउंट विल बी नेट अमाउंट पेबल, यहाँ पे फर्स्ट नहीं एग्जैक्टली यहाँ पे सेकेंड है, सेकेंड ड्यू डेट, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज नेट अमाउंट पेबल एट फर्स्ट ड्यू डेट प्लस 10%, है ना। तो 240 दिन के अंदर वही सेम कंडीशन है, 240 दिन का क्लॉज लगाना है। तो जो देखो यहाँ पे इफ चलाइए, फिर ब्रैकेट ओपन कर, एक और ब्रैकेट ओपन करना है, आपको पता है क्यों, इसमें से माइनस करिए, ड्यू डेट से माइनस करिए बिल डेट। अगर ये ग्रेटर देन होगा 240 डेज़ के, ग्रेटर देन इक्वल टू कर लेते हैं, बड़ा हो या बराबर हो 240 दिन के, तो क्या होगा, तो जो भी अमाउंट होगा ना उसका 110% पेमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज सेम अमाउंट रहेगा। तो ये भी आपने फॉर्मूला चला लिया, ठीक है। इसमें देखो लास्ट वाले का ही लग रहा है 240 दिन से अधिक हो रहा है, सब मार्च। अब लास्ट एंड सबसे इंटरेस्टिंग, जो सबसे ज़्यादा जो लोगों का फंसा है, बिल्कुल देखो यहाँ पे डेट का इशू आता है ना, तो डेट में हम लोग समझ नहीं पाते क्या लगाना है, क्योंकि दिस इज़ द न्यू फिगर। तो जब डेट का होता है ना, तो डेट में यहाँ पे देखो सिंपल से हमने किया माइनस, पहले तो सिंपल से लेस करके चला लो, देखो कि हाँ सच में आ रहा है, अगर रिजल्ट आ रहा है तो बस वही बताना है कि इससे ग्रेटर देन कितना चलाना है, 180 दिन से अधिक। पहले डेट में डिफरेंस निकाला करो, इतना एक्सेल कर देता है, निकाल लेता है। हाँ लास्ट वाले फंक्शन में, लास्ट वाले क्वेश्चन में मैं मानता हूँ कि हाँ ये आपके बस की बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें डेट सीधे दिया है और सीधे सीधे कह रहा है कैलकुलेट बेसिक एज पर द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग 31 दिसंबर 2009 से पहले है तो 15,001/1/2010 से लेकर के, यानी कि 31 दिसंबर 2011 से पहले है तो 12,000 ऑनवर्ड्स, अगर 1 मार्च पे है तो 10,000 रुपये बेसिक सैलरी देनी है। तो सवाल उठता है यहाँ पे सिंपल इफ से नहीं काम चलेगा। अब ये नहीं कि इक्वल टू इफ इक्वल टू फिर सेम डेट लिखेंगे, नहीं, यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करना पड़ेगा। जिस फॉर्मूले के बारे में मैंने आपको नहीं पढ़ाया वो आपको यूज़ करना पड़ेगा, डेट वैल्यू। डेट वैल्यू हालांकि हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे डेट वैल्यू फंक्शन को। डेट वैल्यू एग्जैक्टली करता क्या है, वो डेट को देखता है एग्जैक्टली है क्या, है ना। तो हम लोग को देना है पहले तो इफ़ के बाद ये सेल लगाना है, ये है ना, इज लेस देन, लेस देन मतलब बिफोर का मतलब लेस देन किसके, डेट वैल्यू किसके, डेट वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन लगा लेना, सॉरी डबल इनवर्ट कॉमा 31 दिसंबर 2009 से पहले अगर है तो यहाँ देखो मैंने लगा दिया इस, ये सेल बिफोर है इस डेट पे, हाँ डबल इनवर्ट कॉमा लगा लीजिएगा, है ना। तो क्या होगा, अगर ये कंडीशन अगर होती है तो क्या होगा, तो हमें देना है 15,000 रुपये बेसिक, है ना। फिर इफ़ फिर लगा दीजिए, फिर चला लीजिए इफ़, अगर ये सेल बिफोर होता है, पहले होता है किसके, डेट वैल्यू, डेट वैल्यू नीचे आ भी जा रहा है। अब अगर डेट वैल्यू के बारे में देखा लिखा है कन्वर्ट द डेट इनटू टेक्स्ट, डेट को क्या करता है, कन्वर्ट अ डेट इन अ फॉर्म ऑफ टेक्स्ट टू अ नंबर दैट रिप्रेजेंट द डेट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेट एंड टाइम कोड, ठीक है। तो डेट वैल्यू को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, अगर ये डेट किससे पहले हो, 31 दिसंबर 2011 से, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा मैंने नहीं स्टार्टिंग में लगाया, ठीक, कॉमा नेक्स्ट। अदरवाइज क्या होगा, सॉरी अगर इससे पहले होता है तो कितना होगा, तो 12,000 होगा, अदरवाइज 10,000 होगा, ठीक, 12,000 हो गया, ले लिया। तो यहाँ पे बस डेट वैल्यू फंक्शन चलाना था, इतना बस आपको ध्यान देना था।
तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे देखो मैक्सिमम कहाँ पे हमें एंड कहीं जल्दी लगाना ही नहीं पड़ा, हमें हर जगह इफ़ से ही सारा काम चल गया। तो ज़बरदस्ती एंड और के पीछे मत पड़िए, है ना। और जहाँ पे ज़रूरत हो उसी में यूज़ करिए। और यहाँ पे हाँ, एक नया फंक्शन आज हम लोगों ने देखा, डेट वैल्यू का यूज़ किया। ओके, और डेट वैल्यू का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया, ये डेट को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो इतना काफ़ी है। और डेट वैल्यू, काउंट, इफ फंक्शन, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काउंट के बारे में, काउंट इफ, काउंट सम, ये सब चीज़ें काउंट वाउंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और डेट वैल्यू के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।